हाँ विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो की जो शुरुआत है वो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो जहाँ पर हमने समाप्त किया था उसी से आगे शुरू कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो ऊष्मागतिकी है उसकी जो विषय वस्तु है वो मुख्यतः 4 नियमों पर आधारित है। तो हमने ऊष्मागतिकी के ये 4 नियम आपको बताए थे। ऊष्मागतिकी के नियम, जिसमें 4 नियम थे हमारे, उसमें फर्स्ट नियम है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। दूसरा नियम था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तीसरा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और चौथा है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अब हम इन चारों नियमों में से फर्स्ट नियम ऊष्मागतिकी का शून्य नियम के बारे में देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी का शून्य जो नियम है यह शून्य नियम हमें ये बताता है, ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो हमें ये बताता है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से तापीय साम्य में, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से तापीय साम्य में जुड़ी हुई हैं तो उनमें उष्णता यानी हॉटनेस, उनमें उष्णता की मात्रा भी समान होगी। उनमें उष्णता की मात्रा भी समान होगी। दोबारा देखिए, यानी ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है वो हमें ये कहता है कि यदि दो वस्तुएं एक दूसरे से तापीय साम्य अवस्था में जुड़ी हुई हैं, तापीय साम्य में जुड़ी हुई हैं तो उनमें उष्णता यानी हॉटनेस या ताप की मात्रा भी समान होगी। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है हमारे पास A और दूसरी वस्तु है हमारे पास B। ये दोनों वस्तुएं पृथक यानी अलग अलग एक अन्य तीसरी वस्तु C के साथ जुड़ी हुई हैं, ऊष्मीय साम्य अवस्था में हैं, या यूँ कहें जुड़ी हुई हैं या ऊष्मीय साम्य अवस्था में हैं। तो ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार जब इन दोनों वस्तुएं A तथा B को हम वस्तु C से जब अलग कर देते हैं और दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो एक साथ जोड़ने पर हम ये कह सकते हैं इस नियम के अनुसार कि अब ये दोनों वस्तुएं A और B, ये दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे से ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगी। इसे हम ऊष्मागतिकी का शून्य नियम मानते हैं। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर जो आधारित जो है वो है थर्मामीटर, यानी जो तापमापी है
ये तापमापी ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर आधारित है। तापमापी या थर्मामीटर ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर आधारित है। शून्य नियम पर आधारित है। जैसे हम जानते हैं कि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो बढ़े हुए टेम्परेचर को जब हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। इस थर्मामीटर को हम जैसे हमारे शरीर के टच में करते हैं, टच में लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर जितना अधिक होता है उस लेवल पे जो थर्मामीटर में जो पारा जो भरा हुआ रहता है वो पारा उस स्तर पे आके स्थिर हो जाता है जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है। तो वो जैसे स्थिर होता है, स्थिर होने पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर और थर्मामीटर में भरे हुए पदार्थ जो कि पारा होता है उसका टेम्परेचर ये होता है। तो ये जो थर्मामीटर है ये मुख्यतः ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर आधारित है। अब इसके आगे हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो सामान्यतः हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर है। यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा को स्थिर माना जाता है। यानी सेकंड नियम, प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर मानी जाती है। स्थिर मानी जाती है। थर्ड नियम जो है वो है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। ये हम सामान्यतः हमारे सामान्य जीवन में भी इसको महसूस कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बेचैनी वगैरह बढ़ जाती है। हमारे शरीर के टेम्परेचर में भी बदलाव हो जाता है, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो मुख्यतः यदि हम इसको सामान्य भाषा में डिफ़ाइन करना चाहें तो एंट्रोपी होती है अव्यस्तता की माप को एंट्रोपी कहते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। फोर्थ जो नियम है वो है मुख्यतः तृतीय नियम। तृतीय नियम के अनुसार पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की परम
शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। एंट्रोपी शून्य होती है, यानी पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन टेम्परेचर, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है पूर्णतः शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की। अब देखो इस प्रकार से यह हमारे ऊष्मागतिकी के 4 नियम हमने डिफाइन किए हैं यहाँ पर। इन चारों नियमों के बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे अध्ययन करेंगे। इन चारों नियमों को हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं और इनको महसूस भी करते हैं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऊष्मागतिकी है ये मुख्यतः मानव के द्वारा जो युगों युगों से जो अनुभव संचित किए जाते हैं उन पे निर्भर करती है। ये किसी सिद्धांत के ऊपर निर्भर नहीं करती है और इन नियमों को हम प्रायोगिक तौर पर भी इनका सत्यापन कर सकते हैं। आगे इसी कड़ी में हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऊष्मागतिकी है, इस ऊष्मागतिकी के अंतर्गत विपुल पदार्थ या यूँ कहें कि हल्के पदार्थ, उन हल्के पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी नेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत विपुल पदार्थ यानी बुल्क मैटर, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत विपुल पदार्थ के गुणों का अध्ययन किया जाता है। विपुल पदार्थ, इनको अपन सामान्यतः हल्के पदार्थ भी कह सकते हैं, हल्के पदार्थ। और आप लोग जानते हो कि सामान्यतः जो हल्के पदार्थ होते हैं वो उसमें हल्के पदार्थों की श्रेणी में सामान्यतः गैस आती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के अंतर्गत गैसीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब ये गैसीय पदार्थ के जो गुण होते हैं वो सामान्यतः निम्न होते हैं कि विपुल पदार्थों के गुण, जैसे ताप है, दाब है, आयतन है एवं संगठन आदि। यानी विपुल पदार्थों के गुण ताप, दाब, आयतन और संगठन। ताप, दाब, आयतन को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ताप को T से, दाब को P से, आयतन को V से। और संगठन सामान्यतः सांद्रता से संबंधित होता है। सांद्रता है, एनर्जी है, इनको अपन संगठन में शामिल कर लेते हैं। विपुल पदार्थ के ये जो गुण होते हैं, विपुल पदार्थों के इन गुणों को स्थूल गुण माना जाता है। स्थूल गुण यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। विपुल पदार्थों के इन गुणों को स्थूल गुण कहते हैं। तो ये सामान्यतः हमारे पास ऊष्मागतिकी की जो
विषय वस्तु है जिसको संक्षिप्त तौर पे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। इसके बाद में जो हमारा सिलेबस का जो टॉपिक होता है वो होता है ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषाएं। ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषाएं। तो इसमें ऊष्मागतिकी की जो पद होते हैं वो मुख्यतः दो ही होते हैं, जिनमें एक तो होता है तंत्र, जिसे हम सामान्यतः निकाय भी बोलते हैं, और यदि इसको इंग्लिश में बोले तो सिस्टम कहते हैं। यानी हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ऊष्मागतों के पदों की परिभाषाएं। ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषाएं। ऊष्मागतिकी पदों की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, जिसमें हमारे पास दो ही टर्म्स हैं यहाँ पर। एक तो है तंत्र, जिसे हम सामान्यतः निकाय कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। दूसरा है हमारे पास पारिपार्श्विक। इसे सामान्यतः हम सरल शब्द परिवेश, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सराउंडिंग्स। यानी परिवेश पारिपार्श्विक शब्द का बहुत कम उपयोग होता है। सामान्यतः सरल भाषा में हम सीधे परिवेश शब्द का उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम यदि इनकी डेफिनेशन देना चाहें तो हम ऐसे दे सकते हैं कि जैसे यह हमारे पास ब्रह्मांड है, और हमने इस ब्रह्मांड के इस भाग का चयन किया। ये छोटा सा भाग लिया हमने ब्रह्मांड का, और इस भाग का हमने चयन कर लिया। अब इस भाग से संबंधित हमें टेम्परेचर, आयतन, दाब, ऊर्जा आदि का अध्ययन करना है। इस इतने से भाग में उपस्थित ताप, दाब, आयतन, ऊर्जा आदि का अध्ययन करना है। इसलिए ब्रह्मांड के इस छोटे से भाग को, जिसका हमने ऊष्मागतिकी पदों का अध्ययन करने के लिए चयन किया है, इस भाग को हम सामान्यतः कहेंगे तंत्र। इसे हम क्या कह देंगे भाई? तंत्र कह देंगे। और ये जो तंत्र होता है ये सामान्यतः ब्रह्मांड से, ये जो तंत्र होता है ये सामान्यतः ब्रह्मांड से काल्पनिक या वास्तविक सीमा रेखा से पृथक रहता है। यानी ये जो हमने लाइन जो खींची है ये काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। यानी जो तंत्र होता है वो ब्रह्मांड से काल्पनिक या वास्तविक सीमा रेखा के द्वारा पृथक रहता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं, तंत्र या निकाय ब्रह्मांड का चयनित किया गया वह भाग जिसका हमें ऊष्मागतिकी में अध्ययन करना होता है वो तंत्र कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन में हम इस प्रकार से ले सकते हैं, तंत्र या निकाय, तंत्र या निकाय ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी
ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी के द्वारा ऊष्मागतिकी में अध्ययन करने के लिए ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन करने के लिए ऊष्मागतिकी अध्ययन करने के लिए चयन किया जाता है तंत्र या निकाय कहलाता है। तंत्र ब्रह्मांड से वास्तविक या काल्पनिक सीमा द्वारा पृथक रहता है। वास्तविक या काल्पनिक से तात्पर्य ये है कि जैसे वास्तविक है तो ऐसी सीमा जो वास्तविक है, जो हमें दिखाई दे रही है तो वास्तविक में आ जाएगी। और काल्पनिक में अपन ऐसे मानते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं दे रही तो वो काल्पनिक में आ जाएगी सीमा। उसके बाद में यहाँ पर हम दूसरा जो हमारी जो टर्म्स है वो है परिवेश। परिवेश के बारे में हम ये कह सकते हैं कि तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जो शेष भाग है, तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग, तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। यहाँ पर जो ये शब्द आया है अतिरिक्त, एक शब्द होता है अलावा और एक होता है अतिरिक्त। अलावा से तात्पर्य ये होता है कि उसमें तंत्र शामिल नहीं है, और अतिरिक्त से तात्पर्य ये है कि इसमें तंत्र भी शामिल होता है। तो तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश कहलाता है। इससे तात्पर्य ये रहता है कि ब्रह्मांड में तंत्र भी शामिल हो रहा है, ब्रह्मांड में तंत्र भी शामिल होता है, जबकि परिवेश जो है वो अलग रहता है। फिर यानी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग, जितना भी भाग है वो फिर पूरा किस में आ जाएगा, परिवेश में कहलाएगा। जैसे सामान्यतः इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन ये दे सकते हैं कि जैसे गैस सिलेंडर में भरी हुई जो गैस होती है जिसका हमें ऊष्मागतिकी अध्ययन करना है, तो गैस सिलेंडर में भरी हुई गैस वो तो हो गई तंत्र, और बाकी जो शेष भाग है जिसमें गैस सिलेंडर भी शामिल है वो कहलाएगा हमारा परिवेश। तो ये ऊष्मागतिकी पदों की जो ऊष्मागतिकी में जो पद हैं, दो पद होते हैं तंत्र और परिवेश। इस पूरे चैप्टर में हमें तंत्र और परिवेश के बारे में ही मुख्यतः अध्ययन करना है। तंत्र के रूप में सामान्यतः हम यहाँ पर एक ही शब्द का उपयोग करेंगे, गैस। यानी जहाँ पर तंत्र की बात करेंगे तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि तंत्र की जगह हमें किसका अध्ययन करना होता है, गैस का अध्ययन करना होता है। बाकी और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। यानी तंत्र और परिवेश दोनों के ही बारे में बातें होंगी इधर। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टॉपिक चलता है आप लोगों का, जो चलता है यहाँ पर तंत्र के प्रकार।
और तंत्र सामान्यतः जो प्रकार होते हैं तंत्र के वो होते हैं 5। तो 5 प्रकार हम यहाँ पर केवल थोड़ा सा नाम देखेंगे, उनके बारे में हमें जो पढ़ना है वो हम अगली क्लास में देखते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो है वो है तंत्र के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला जो हमारा टाइप्स है वो है यहाँ पर विलगित। विलगित तंत्र। दूसरा है खुला तंत्र, ओपन सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम, ये ओपन सिस्टम। थर्ड है हमारा बंद तंत्र, क्लोज्ड सिस्टम। चौथा है सममांगी तंत्र, होमोजीनस सिस्टम। फिफ्थ है यहाँ पर विषमांगी तंत्र, यानी हेट्रोजीनस सिस्टम। अब यहाँ पर देखो इनके बारे में अपन देखते हैं। विलगित तंत्र सामान्यतः कहते किसे हैं, यानी इन सभी तंत्रों में से जो प्रारंभ के जो ये 3 जो तंत्र हैं इनकी जो डेफिनेशनें हैं वो सामान्यतः ऊर्जा और पदार्थ दोनों पर निर्भर करती है। ऊर्जा और पदार्थ दोनों के विनिमय के आधार पर इनकी डेफिनेशन देते हैं अपन। देखो, विलगित तंत्र ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र एवं परिवेश के मध्य न तो पदार्थ का विनिमय हो और न ही ऊर्जा का विनिमय हो। यानी पदार्थ और ऊर्जा दोनों का ही विनिमय नहीं होगा तो पदार्थ और ऊर्जा दोनों की मात्रा क्या रहेंगी, इसमें स्थिर रहेंगी। तो ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र व परिवेश के मध्य में पदार्थ और ऊर्जा दोनों का ही विनिमय नहीं होता है उसे हम विलगित तंत्र कहते हैं। विलगित तंत्र में ऊर्जा एवं पदार्थ दोनों की मात्राएं स्थिर रहती हैं। सामान्यतः इसका यदि अपन कोई एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल इसमें बनता है थर्मस, यानी इसका जो उदाहरण बनता है वो बनता है थर्मस। अब हम ये भी कहते हैं कि प्रकृति में ऐसा कोई तंत्र नहीं है पूर्ण रूप से जिसे हम विलगित तंत्र की संज्ञा दे सकें, क्योंकि थर्मस भी पूर्ण रूप से विलगित तंत्र नहीं माना जाता है। उसके बाद में है दूसरा हमारे पास खुला तंत्र। खुले तंत्र में सामान्यतः आप लोग जानते हो कि इसकी जो डेफिनेशन है ऊर्जा और पदार्थ के आधार पर ही हम दे सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र व परिवेश के मध्य स्वतंत्र रूप से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय होता है। ऊर्जा और पदार्थ दोनों का विनिमय होता है, उसे हम खुला तंत्र कहते हैं। अब खुले तंत्र में देखो दोनों का विनिमय हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों की मात्रा स्थिर नहीं रहती है, दोनों की मात्रा ही परिवर्तित रहती है। एग्जाम्पल इसमें अपन ले सकते हैं सामान्यतः खुले पात्र में रखा हुआ गर्म जल, यानी उदाहरण में पात्र में जलवाष्प, पात्र में जलवाष्प। उसके बाद में बंद तंत्र की सामान्य डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र व परिवेश के मध्य ऊर्जा का विनिमय हो लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं हो। ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र व परिवेश के मध्य ऊर्जा का विनिमय तो होता है लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं होता है, उससे बंद तंत्र कहते हैं। अब देखो पदार्थ का विनिमय नहीं होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि
बंद तंत्र में पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है और ऊर्जा की मात्रा स्थिर नहीं रहती है। तो इस प्रकार के जो तंत्र का जो उदाहरण बनता है वो सामान्यतः बनता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर हम इसका उपयोग भी करते हैं घरों के अंदर। जैसे हमें कोई सब्जी बनानी है, दाल वगैरह बनाते हैं, तो दाल वगैरह बनाते हैं तो उस दौरान जब प्रेशर कुकर के द्वारा दाल बनाई जाती है तो इसमें दाल तो बाहर आती नहीं है, केवल वाष्प बाहर निकलती है एनर्जी के तौर पे। तो ये जो प्रेशर कुकर है ये सामान्यतः बंद तंत्र का उदाहरण बनता है। समअंगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। समअंगी तंत्र में आप लोगों को पता है सम प्लस अंगी, यानी ऐसा तंत्र जिसमें उपस्थित सभी पदार्थों का रासायनिक संगठन और उनकी अवस्थाएं समान होती हैं उसे हम समअंगी तंत्र कहते हैं। या फिर ऐसा तंत्र जिसके प्रत्येक भाग में जो इसके गुण होते हैं वो सभी समान हो, उसे हम समअंगी तंत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नमक का जलीय विलयन, गैसों का मिश्रण, ये समअंगी तंत्र के उदाहरण बनते हैं। इसके जस्ट विपरीत ये हो जाता है। हाँ, एक ये भी है कि समअंगी तंत्र में एक स्पष्ट सीमा रेखा का विभाजन नहीं होता है, यानी इनमें किसी प्रकार की एक स्पष्ट सीमा रेखा नहीं बनती है समअंगी तंत्र में। जबकि विषमांगी तंत्र के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें दो या दो से अधिक उपस्थित पदार्थों की अवस्थाएं अलग अलग हो, उनके गुण अलग अलग हो, तो ऐसे तंत्र को हम विषमांगी तंत्र कह देते हैं। या फिर यूँ कहें कि ऐसा तंत्र जिसके प्रत्येक भाग में उपस्थित सभी गुण भिन्न भिन्न हो, तो उसको हम विषमांगी तंत्र कहते हैं। विषमांगी तंत्र में सामान्यतः अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण, जैसे जल और तेल को मिलाएंगे तो दोनों घुलेंगे नहीं तो विषमांगी तंत्र बन जाता है। तो विषमांगी तंत्र में एक स्पष्ट सीमा रेखा बनती है, दूसरी बात यहाँ पर अपना एक एग्जाम्पल और ले, जैसे कोलाइडी विलयन। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होता है वो विषमांगी तंत्र का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है कोलाइडी विलयन का, क्योंकि कोलाइडी विलयन जो होता है एक विषमांगी तंत्र माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर तंत्र के जो प्रकार हैं, तंत्र के ये 5 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में हम अभी 1-2 के बारे में तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डेफिनेशन वगैरह आप लोग नोट कर सकते हो, जिसमें हम सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं विलगी तंत्र की। विलगी तंत्र को सामान्यतः हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र एवं परिवेश दोनों के मध्य न तो ऊर्जा और न ही पदार्थ का विनिमय होता है, विलगित तंत्र कहलाता है। विलगित तंत्र कहलाता है। इसी में अपन ये ले सकते हैं
विलगित तंत्र में पदार्थ एवं ऊर्जा, पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों की ही मात्रा स्थिर रहती है, दोनों की ही मात्रा स्थिर रहती है। उदाहरण में हम दे सकते हैं थर्मस में रखा गर्म दूध, थर्मस में रखा गर्म दूध। उसके बाद में जो सेकंड है वो दे सकते हैं, अपन ले सकते हैं यहाँ पर खुला तंत्र, खुला तंत्र, इंग्लिश में लेते हैं हम इसे ओपन सिस्टम। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देंगे हम, ऐसा तंत्र जिसमें तंत्र एवं परिवेश, तंत्र एवं परिवेश दोनों के मध्य, दोनों के मध्य पदार्थ एवं ऊर्जा, पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का ही स्वतंत्र रूप से विनिमय, स्वतंत्र रूप से विनिमय होता है, स्वतंत्र रूप से विनिमय होता है, खुला तंत्र कहलाता। खुले तंत्र में पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों की मात्राएं स्थिर नहीं रहती हैं। इस तंत्र में पदार्थ एवं ऊर्जा, पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों की ही मात्राएं स्थिर नहीं रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं। एग्जाम्पल इसमें पात्र में रखा गर्म जल, उदाहरण पात्र में रखा गर्म जल। ये दो हमारे तंत्र के प्रकार कंप्लीट हुए। अब इसके आगे हम जो हमारे 3 प्रकार और रह रहे हैं, बंद तंत्र, समभांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र, इनके बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें बताएंगे। थैंक यू।